राजा भोज अमर चित्रक था। राजा भोज 11वीं शताब्दी में मालवा राज्य पर राज करते थे। धारा उनकी राजधानी थी। यही राजा भोज विक्रमचरित के नायक हैं। अनुमान है कि विक्रमचरित की रचना उनके जीवन काल में की गई थी। यह कथा इस प्रकार है। राजा भोज को विक्रमादित्य का सिंहासन धरती में गड़ा हुआ मिला। सिंहासन में 32 मूर्तियां बनी हुई थी। वे वास्तव में 32 अप्सराएं थीं, जो शाप से मूर्तियां बन गई थी। उनके लिए विधान था कि जब राजा भोज उनके सामने अपनी महानता और उदारता सिद्ध करेंगे तभी उन्हें शाप से मुक्ति मिलेगी और वे वापस अपने असली रूप में आ जाएंगी। सब मूर्तियों ने राजा को एक एक कथा सुनाई और राजा ने अपनी महानता सिद्ध करके उन्हें शाप से मुक्ति दिलाई। परंतु भोज प्रबंध की कथा इससे भिन्न है। संस्कृत की इस रचना का कुछ अंश पद्य में है और कुछ गद्य में। यह कृति बल्लाल की है और यहाँ उसी भोज प्रबंध की कथा को प्रस्तुत किया है। राजा भोज मध्य प्रदेश में धारा नगरी के राजा सिंधुल के पुत्र थे। सिंधुल के बुढ़ापे में उनका जन्म हुआ था। भोज जब 5 वर्ष के हुए तो सिंधुल को भविष्य की चिंता सताने लगी। वह सोचने लगे, मेरा भाई मुंज बड़ा बलवान और चतुर है और भोज निरा बालक है। मुंज को छोड़कर भोज को राजगद्दी दे दूं तो शायद वह राज्य के लिए भोज की हत्या कर दे। सिंधुल ने प्रधानमंत्री बुद्धिसागर व अन्य मंत्रियों से सलाह ली। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा, अपने पुत्र के हित के लिए मैंने सोचा है कि राजमुंज को दे दूं और भोज को उसे सौंप कर मैं संन्यास ले लूं। आपकी क्या राय है? प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया, विचार बहुत अच्छा है। मुंज के बाद राज अपने आप भोज को मिल जाएगा। सिंधुल ने मुंज को राजगद्दी देकर भोज को उसे सौंप दिया और मुंज से कहा, भोज अब तुम्हारा पुत्र है, इसे राजकाज सिखाना तुम्हारा काम है। सिंधुल राजमहल से चल पड़े। मुंज ने उनसे कहा, भैया आप निश्चिंत होकर जाएं। भोज के लिए अच्छे से अच्छे शिक्षक रखूंगा और वही बड़ा होकर गद्दी पर बैठेगा। कुछ दिन बाद एक ब्राह्मण मुंज के दरबार में आया और उनसे कहा, राजन, भूत भविष्य सब बता सकता हूं, आप जो चाहे पूछ लें। ब्राह्मण के अहंकार पर मुंज को बड़ा आश्चर्य हुआ। मुंज ने ब्राह्मण से कहा, तो मैंने अपने जन्म से अब तक जो जो किया है वह सब बताओ। ब्राह्मण ने सहज ही सब कुछ बता दिया। मुंज मन में सोचने लगा, इसने तो मेरी गुप्त बातें भी बता दी। यह सचमुच महान है। मुंज ब्राह्मण के पैरों में गिर पड़ा। उसी समय बुद्धिसागर वहां आए और मुंज से कहा, राजन, ब्राह्मण देवता से भोज के बारे में भी पूछें। मुंज ने कहा, अवश्य। ब्राह्मण ने पूछा, भोज कहाँ है? मुंज ने कहा, पढ़ रहा है, अभी बुलवाता हूं। ब्राह्मण ने जैसे ही भोज को देखा, वह कहने लगा, राजन, भोज 50 वर्ष से भी अधिक राज्य करेगा। इसके शासन की कथाएं बखानी जाएंगी और कितनी समृद्धि इसे मिलेगी, यह स्वयं ब्रह्मा भी नहीं बता सकते। उस रात मुंज को नींद नहीं आई। वह सोचता रहा, ब्राह्मण की बात मेरे जीते जी ही पूरी हो गई तो। उराने पहरेदार को आज्ञा दी, तुरंत वत्सराज को बुलाओ। वत्सराज आ पहुंचा। मुंज ने वत्सराज से कहा, भोज को भुवनेश्वरी के सुनसान मंदिर में ले जाकर मार डालो और उसका सिर मेरे पास लाओ। वत्सराज बोला, आपकी आज्ञा मैं नहीं टालूंगा, पर यह तो बताइए उस भोले बालक ने आप क्या बिगाड़ा है? राजा ने ब्राह्मण की बात उसे बताई। वत्सराज बोला, लालची ब्राह्मण की बात पर आप राजकुमार की हत्या करवा देंगे? वत्सराज ने राजा को बहुत समझाया परंतु व्यर्थ। वत्सराज बोला, सिंधुल के वफादार लोग विद्रोह कर देंगे, राजन, आपका हित नहीं होगा।
पर मुंज ने कहा, वत्सराज, तुम स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो जियोगे भी नहीं। वत्सराज मजबूर हो गया और प्रहरी से बोला, बालक को मेरे रथ पर पहुंचा दो। भोज क्रोध में उबलता हुआ आया और वत्सराज से बोला, मूर्ख, तू कौन होता है राजकुमार को इतनी रात गए बुलाने वाला? वत्सराज ने कहा, मुझे क्षमा करें, मुझे राजा ने आज्ञा दी है। रथ में बैठिए। रथ चल दिया। भोज ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? वत्सराज ने बताया, भुवनेश्वरी के मंदिर। सुबह जब प्रजा ने यह सुना कि भोज की हत्या करने के लिए पकड़ ले गए हैं, तो उथल पुथल मच गई। उधर मंदिर में वत्सराज ने भोज को वहां लाने का कारण बताया कि ब्राह्मण की बात के कारण तुम्हारे चाचा तुम्हारी हत्या करवा रहे हैं। परंतु भोज बिल्कुल शांत रहा और बोला, समय आने पर हर एक को मरना है। मृत्यु को कौन टाल सकता है? उसने भोजपत्र पर कुछ लिखा और वत्सराज को देकर कहा, यह राजा को देना। मैं तैयार हूं। तुम राजाज्ञा का पालन करो। बालक का भोला मुख देखकर वत्सराज को अचानक अपने कार्य से ग्लानि हो आई। वह बोला, राजकुमार, मुझसे हत्या नहीं होगी। मैं तुम्हें नहीं मार सकता। चलो मेरे साथ। अंधेरी रात में दोनों रथ पर सवार होकर चल दिए। वत्सराज भोज को दूर किसी गुप्त स्थान पर ले गया और भोज से कहा, जब तक धारा जाने में खतरा है, तुम यहीं रहो। फिर वत्सराज ने भोज का बनावटी सिर बनवाया और मुंज के पास ले गया और उससे कहा, यह रहा भोज का सिर। शरीर श्मशान भेज दिया गया है। मुंज ने पूछा, मरने से पहले कुछ कहा उसने? वत्सराज बोला, कहा तो कुछ नहीं, यह भोजपत्र आपके लिए दिया है। राजा ने भोजपत्र देखा, उस पर कुछ लिखा हुआ है। उसने पढ़ा, राम और युधिष्ठिर जैसे प्रतापी राजा स्वर्ग चले गए परंतु भूमिदेवी किसी के साथ नहीं गई, तो तुम्हारे साथ जाएगी क्या, मुंज? भोज का तात्पर्य तुरंत मुंज के हृदय में उतर गया। वह सोचने लगा, छोटे से बालक में इतना ज्ञान। हाय, मैंने लालच में उसकी हत्या करवा दी। ग्लानि के कारण वह बेहोश हो गया। होश आने पर वह रोकर बोला, मुझे मत छुओ, महारानी, मैं हत्यारा हूं। फिर वह पहरेदारों से बोला, राजपुरोहित को बुला लाओ। राजपुरोहित बुद्धसागर के साथ आए। मुंज ने राजपुरोहित से कहा, मैंने भोज की हत्या की है। कैसे होगा इस पाप का प्रायश्चित्त? राजपुरोहित बोले, आपको अग्नि में जलकर मरना होगा। मुंज ने कहा, तो मैं अग्नि में जलकर मरूंगा। तैयारी करवाओ। तब वत्सराज बुद्धसागर को अलग ले गया और बोला, मंत्री जी, भोज मरा नहीं, मैं उसे छिपा आया हूं। बुद्धसागर बोले, यह बात तो ऐसा करो। और बुद्धसागर ने वत्सराज के कान में कहा। तैयारी हो जाने पर बुद्धसागर जब मुंज को अग्नि की ओर ले चले लभी द्वारपाल ने आकर बताया, राजन, कोई शैव सन्यासी आपसे मिलना चाहते हैं। राजा बोला, उन्हें ले आओ। सन्यासी और कोई नहीं, वत्सराज ही भेष बदल कर आया था। बुद्धसागर ने सन्यासी से पूछा, शैव सन्यासी हैं आप? तब तो दवादारू भी अच्छी तरह जानते होंगे। सन्यासी बोला, कोई ऐसा रोग नहीं, कोई ऐसा घाव नहीं, जिसे मैं अच्छा न कर सकूं। राजा का मुख चमक उठा। वह बोला, स्वामी, मैंने एक बालक की हत्या की है, उसे जीवित करेंगे आप? सन्यासी बोला, भगवान शिव की कृपा से जी उठेगा। भेंट की सामग्री लेकर बुद्धसागर को मेरे साथ श्मशान भेजो। मुंज ने बुद्धसागर को आदेश दिया, जाओ, ये जैसा कहें वैसा करो।
रात को बुद्धिसागर और वत्सराज भोज को गुप्त स्थान से बाहर लाएं और सेवक से कहा, जाओ और सबको सूचना दो कि सन्यासी ने भोज को फिर से जीवित कर दिया है। अगले दिन भोज को धूमधाम से महल में लाया गया। महल में पहुंचते ही मौज उसे गले लगाकर रोने लगा। भोज ने राजा से कहा, रो मत चाचा जी, बहुत बड़ा हृदय है आपका। मुंज ने भोज को सिंहासन पर बैठाया और रानियों के साथ सन्यासी का जीवन बिताने के लिए जंगल को चला गया। प्रधानमंत्री बुद्धिसागर की सहायता से भोज राजकाज करने लगा। राजा भोज जवान हुए, सुंदर और बलवान। एक दिन नगर भ्रमण करते हुए एक ब्राह्मण को देख वह सोचने लगे, उसने मेरी ओर देखा तक नहीं, क्या समझा है मुझे? उन्होंने तुरंत ब्राह्मण से पूछा, मुझे देखकर तुमने आंखें क्यों मूंद लीं? ब्राह्मण बोला, क्योंकि प्रातःकाल कंजूस का मुख देखना अच्छा नहीं होता। राजा भोज सन्न रह गए और ब्राह्मण कहता गया, शरीर नाशवान है, मृत्यु के बाद गुण याद रहते हैं। राजाओं का सबसे महान गुण होता है उदारता। तुम उदार नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारा आदर नहीं करता। बात राजा के लग गई। वह मन में सोचने लगे, संसार चापलूसों से भरा है, निडर सत्यवादी ढूंढे नहीं मिलता। दरबार में मुझे ऐसे व्यक्ति ही की जरूरत है। राजा भोज ने कहा, ब्राह्मण देवता, आपने मेरी आंखें खोल दी, आपको इसका पुरस्कार मिलेगा। आप प्रतिदिन दरबार में आएं। उस दिन से राजा भोज दोनों हाथों से दान देने लगे, विशेष रूप से विद्वानों को। राजा की दानशीलता का और उदारता का दूर दूर तक बखान होने लगा। कवि, विद्वान और महात्मा उनके दरबार की शोभा बढ़ाने लगे। वरुचि, बाण और शंकर जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति उनके दरबार में थे। राजा ने घोषणा की, किसी भी संत या कवि को कष्ट नहीं होने पाएगा। दरबार में सबका स्वागत होगा। एक दिन गोधूली वेला में कालिदास नामक कवि उनके दरबार में आए। राजा ने उनसे कहा, मित्र, इस वेला का ही वर्णन करो। कालिदास के वर्णन पर राजा वाह वाह कर उठे। कालिदास उनके मन में घर कर गए और दोनों में मित्रता हो गई। परंतु इस मित्रता से दूसरे कवियों के मन में ईर्ष्या जागी। वह आपस में बातें करने लगे, हम उससे कम नहीं हैं, फिर भी राजा उसे अधिक चाहते हैं। उन्होंने कालिदास के चरित्र पर लांछन लगाए और राजा के कान भरने लगे। एक दिन कालिदास को दरबार में न देख राजा ने पूछा, कालिदास कहाँ है? दरबार में दिखाई नहीं देते। दूसरा कवि बोल उठा, विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी राजनीतिज्ञों के जाल में फंस जाते हैं। अगले दिन राजा ने जानबूझकर कालिदास की उपेक्षा की। कवि समझ गए कि राजा किसी कारण उनसे अप्रसन्न है। वह मन में विचार करने लगे, राजा की कृपा के कारण मेरे कई शत्रु हो गए हैं, अब मैं दरबार में नहीं आऊंगा। उस रात राजा बहुत दुखी हुए। रानी लीलावती से उनकी दशा छिपी न रही। रानी ने पूछा, क्या बात है स्वामी? राजा ने कहा, खेद की बात है कि हमारा सबसे गुणी कवि अपना समय विद्वानों के बदले राज नर्तकियों के साथ बिताता है। रानी ने कहा, आप तो सब समझते हैं, कालिदास साधारण कवि नहीं, सरस्वती का रूप है। इसी रूप में उनका मान होना चाहिए। राजा ने कहा, ठीक कहती हो प्रिय, कल मैं भूल सुधार लूंगा। अगले दिन राजा ने अपना आदमी कालिदास के पास भेजा। वह जाकर कालिदास से बोला, कविश्रेष्ठ, नरश्रेष्ठ भोज ने आपको याद किया है। कालिदास बोले, कल तो उन्होंने मेरी ओर से आंखें फेर ली थी, आज क्यों बुलाया है? फिर भी कालिदास दरबार में गए। राजा ने आगे बढ़कर उनकी अगवानी की और कहा, इतनी देर क्यों की मेरे मित्र? कालिदास के शत्रु और भी जल भुन गए।
वह आपस में बात करने लगे। एक कवि बोला, हमारा दांव चला नहीं, कालिदास को किसी तरह धारा से निकलवाना होगा। दूसरे ने कहा, भोज की दासी तरंगवती को साथ मिलाएं। एक थैली में स्वर्ण आदि लेकर वे तरंगवती के पास आए और उससे कहा, सुंदरी, कालिदास धूर्तता से हमें नीचा दिखा रहा है, उसे धारा से निकलवाने में तुम हमारी सहायता करो। तरंगवती बोली, इसके लिए तुम्हें मुझे मोतियों का हार देना होगा। रात को राजा भोज सोने गए तब तरंगवती उनके पैर दबाने आई। वह सोचने लगी, सौभाग्य से और कोई नहीं है यहाँ। कुछ देर में राजा ने करवट बदली। तरंगवती ने सोचा, अभी उम्मीदें हैं, यह मौका अच्छा है। तरंगवती ने नींद में बड़बड़ाने का ढोंग किया। कपटी कालिदास दासी का भेष धरकर चोरी चोरी रानी लीलावती से मिलता है, हमारे भोले राजा क्या जाने। राजा भोज चौंक कर उठे और आवाज लगाई, तरंगवती जाग रही हो? वह बोली नहीं तो। राजा भोज सोचने लगे, रानी ने मुझे छला, कालिदास उसका प्रेमी है। नहीं, यह नहीं हो सकता। शोक और क्रोध के कारण राजा सो नहीं सके। राजा भोज सोचने लगे, मैं क्या करूं? वह ब्राह्मण है इसलिए मैं उसे मार नहीं सकता, फिर कवि भी है, उसे देश निकाला दे दे। अगले दिन उन्होंने कालिदास को बुलवाया और कहा, तुम तुरंत मेरा राज्य छोड़कर चले जाओ और अपना काला मुंह कभी मुझे मत दिखाना। कालिदास तिलमिला गए। उन्होंने सोचा, यह काम मुझसे जलने वाले कवियों का ही है, जाने से पहले विलासवती से मिल लूं। विलासवती के घर पहुंचकर वह उससे बोले, प्रिय, राजा ने मुझे देश निकाला दिया है, मैं तुमसे विदा लेने आया हूं। परंतु विलासवती ने उन्हें जाने नहीं दिया और बोली, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। राजा की कृपा के दिनों में मैंने तुम्हारे साथ सुख भोगा है तो अब दुख भी बटाऊंगी। तुम आराम से मेरे घर चोर कमरे में रहो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। कालिदास विलासवती के घर ठहर गए। उधर लीलावती ने कालिदास के देश निकाले की बात सुनी तो राजा से पूछा, स्वामी, आपने अपने दरबार के रत्न को देश निकाला क्यों दे दिया? राजा ने कारण बता दिया और कहा, दया, ममता के कारण मैंने तुम्हें जीवन दान दिया है। रानी व्यंग्य से हंस पड़ी और राजा से बोली, मैं सचमुच भाग्यवान हूँ। मैं आत्महत्या करूंगी क्योंकि आपने सच झूठ जाने बिना मुझे दोषी मान लिया। राजा भोज कुछ पसीजे और रानी से कहा, यह बात है तो तुम्हें परीक्षा देनी होगी कि तुम निर्दोष हो। रानी परीक्षा में खरी उतरी। तब राजा ने कहा, रानी, दोष मेरा है, मुझे क्षमा करो। राजा भोज को बड़ा पछतावा था कि कालिदास के साथ अन्याय हुआ। वह सोच रहे थे, कालिदास जैसा कवि हुआ ही नहीं। वे शब्दों से सौंदर्य का संसार खड़ा कर देते हैं। न जाने आजकल किस भाग्यशाली के पास है। कई दिन बीत गए पर कालिदास का कोई समाचार नहीं मिला। एक दिन दरबार में अचानक राजा को एक उपाय सूझा। राजा ने दरबार में कहा, माननीय कविगण, आपको एक अधूरा श्लोक पूरा करना है और न कर सके तो आपको देश निकाला दिया जाएगा। श्लोक की शुरू की पंक्तियां उन्होंने बताईं। फिर सोचने लगे, कालिदास, अब या तो तुम्हारी श्रेष्ठता सिद्ध होगी या तुम सामने आ जाओगे। कवियों ने बहुत सिर खपाया परंतु श्लोक पूरा न कर सके। उन्होंने साथी कवि बाण से कहा, बाण, तुम पर राजा की कृपा है, तुम जाकर उनसे 8 दिन का समय मांगो। बाण ने कहा, जाता हूं। 8 दिन जोड़ तोड़ करके भी कवियों को सफलता नहीं मिली। सारे कवि कहने लगे, इतने प्रयत्नों के बाद भी शब्द हमारी पकड़ में नहीं आ रहे।
कालिदास को देश निकाला दिलवाने की भूल को सबसे पहले बाण ने स्वीकार किया और बोले वे यहाँ होते तो यह आपत्ति न आती हम पर। फिर सभी कवियों ने अपनी भूल मानी। एक कवि ने कहा, हम में से कोई इस श्लोक को पूरा नहीं कर सकता, इसमें संदेह नहीं। दूसरा बोला, आज अंतिम दिन है। वे कहने लगे, हमें अब देश छोड़ना पड़ेगा। अन्य विद्वान बोला, राजा देश निकाला दे, इसके पहले ही हम रात को चले जाएं। अपना अपना सामान बैलगाड़ियों पर लाद कर वे धारा को छोड़ चले। वे जिस रास्ते चले उसी पर विलासवती का घर था। कालिदास ने उनकी आवाज सुनी और दासी से कहा, दासी, देखो तो ये कौन लोग हैं। दासी ने बताया, बाण तथा दूसरे कवि भागे जा रहे हैं। कालिदास ने कहा, मैं भेष बदलकर उनकी सहायता करूंगा। भाट के भेष में कालिदास उनके पास गए और उनसे कहा, मैं राजा भोज से भेंट करने वाराणसी से आया हूं। राजा कैसे हैं? आप उनके दरबार के माननीय कवि हैं, कहाँ जा रहे हैं? कालिदास को भाट समझकर एक कवि को एक उपाय सूझा। उसने कालिदास से कहा, राजा ने अधूरा श्लोक पूरा करने को दिया था परंतु हमसे हुआ नहीं। उनके क्रोध से बचने के लिए हम राज्य छोड़कर जा रहे हैं। कालिदास बोले, इतनी सी बात, मुझे बताओ वे पंक्तियां। शुरू की पंक्तियां सुनकर कालिदास ने सहज ही श्लोक पूरा कर दिया और चल दिए। कवि देखते रह गए। कवि बोल उठे, स्वयं सरस्वती ने आज हमें उबारा है। यह कोई साधारण मनुष्य नहीं। कुछ चालाक कवियों ने अगली चाल सोची कि अब तक किसी को पता नहीं है। हम प्रातः काल ही राजा के पास आएं, ताकि यह भाट उन्हें श्लोक सुनाने न पहुंच पाए। सुबह सुबह बाण व अन्य कवि महल में पहुंचे। बाण ने राजा से कहा, राजन, हमने श्लोक पूरा कर लिया है, सुनिए। जैसे ही बाण ने श्लोक सुनाया, राजा सोचने लगे, आहा, कालिदास निश्चय ही धारा में है, अब कोई कठिनाई नहीं। राजा ने और कवियों की उपेक्षा करके बाण को पुरस्कार दिया। राजा बोले, मैं बहुत प्रसन्न हूँ बाण, ये 15 लाख स्वर्ण मुद्राएं आपका पुरस्कार है। बाण पुरस्कार लेकर चले गए तो दूसरे कवि आपस में कानाफूसी करने लगे। एक बोला, बाण ने हमारे साथ अन्याय किया। दूसरा बोला, पुरस्कार में हमें भी भाग देना चाहिए था। एक अन्य कवि बोला, वे बोले तो हम सबकी ओर से ही थे। एक कवि ने कहा, हम राजा को सच्ची बात बता दें। और रात की सारी घटना उन्होंने राजा भोज को बता दी। भोज सोचने लगे, तो भाट का भेष बना रखा है उन्होंने। भोज ने पहरेदारों को आज्ञा दी, मेरा घोड़ा लाओ और मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ। भोज वहीं पहुंचे जहां भाट कवियों से मिले थे और सैनिकों से कहा, यहाँ के चप्पे चप्पे और हर घर में खोजो, कालिदास यही है, उन्हें खोज निकालना है। तभी विलासवती के घर में राजा और उनके सेवकों को देख कालिदास विलासवती से कहने लगे, राजा और उनके सेवक, मेरे कारण तुम पर आपत्ति आई। विलासवती बोली, मेरी चिंता मत करो, तुमने राजा की आज्ञा टाली, इसका दंड तुम्हें दिया तो? कालिदास बोले, निश्चिंत रहो प्रिय, मुझे विश्वास है कि राजा मुझे देखते ही। तभी राजा भोज आ पहुंचे। कालिदास राजा के गले लग बोले, राजा भोज। भोज ने प्रसन्न होकर कहा, मित्र, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हें मेरे घोड़े पर सवार होकर मेरे साथ दरबार में चलना पड़ेगा। राजा भोज का हृदय विशाल था। वे यह बात भूल गए कि कालिदास ने राजाज्ञा की अवहेलना की थी। उन्होंने कालिदास को फिर से उनके ऊंचे आसन पर बैठाया। कविता से इतना प्रेम था उन्हें। चित्रकथा समाप्त हुई। आपको कैसी लगी?
कमेंट करें, लाइक या अनलाइक करें, मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।